साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमित कुमार तिवतिया पर। और हम प्रत्येक दिन की तरह आज भी लेकर के हाजिर हैं आपके लिए आज की बात कड़ी के माध्यम से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की चर्चा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेकिन आपको याद दिला दें कि यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर भेजें जो तैयारी कर रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की। हमारा छोटा सा प्रयास आपकी सफलता में निश्चित रूप से स्थान बनाएगा। सबसे पहले जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ जो पहला बिंदु है वो ज्ञानपीठ पुरस्कारों की घोषणा से संबंधित है। ज्ञानपीठ सम्मान भारत की संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाओं के सर्वोच्च साहित्य के लिए दिया जाता है। यह साहित्य का सर्वोच्च सम्मान है। इसकी घोषणाएं लगातार प्रत्येक वर्ष के लिए होती हैं और वर्ष 2021 के लिए भी इसकी घोषणा हो चुकी है। वर्ष 2021 में 56वां ज्ञानपीठ दिया जा रहा है और यह मिलेगा मान्यवर नीलमणि फुकन को, जो कि असमिया के प्रसिद्ध रचनाकार हैं, साहित्यकार हैं, कवि हैं और कथाकार हैं। जनमानस की आवाज़ अपने साहित्य के माध्यम से उठाने वाले नीलमणि फुकन 56वां ज्ञानपीठ सम्मान 2021 के लिए प्राप्त करेंगे। वहीं इसके साथ ही 2022 के ज्ञानपीठ सम्मान की भी घोषणा अभी हो चुकी है। यह 57वां ज्ञानपीठ होगा जो दामोदर मावजो को दिया जाएगा। दामोदर मावजो गोवा की कोंकणी लेखक हैं, कथाकार हैं, आलोचक हैं, उपन्यासकार हैं और निबंधकार हैं। यहाँ एक ये भी आपको प्रश्न मिल जाता है कि गोवा की भाषा क्या है, तो यह कोंकणी है। यहाँ ये भी याद दिलाना जरूरी है कि दामोदर मावजो को उपन्यास कार्मेलियन के लिए 1983 का साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है। बिंदु 2 की यदि हम बात करें, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने महत्वाकांक्षी मून मिशन के लिए 10 अंतरिक्ष यात्रियों का चयन किया है, जिनमें एक भारतीय हैं और इसे हम भारतीय गौरव ही कहेंगे कि अनिल मेनन, जो कि अमेरिकी वायुसेना में लेफ्टिनेंट कर्नल हैं। ये उन 10 अंतरिक्ष यात्रियों में से एक हैं जिनका चयन अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मून मिशन के लिए किया है। अर्थात आगामी जो भी उनका मून मिशन है उसके लिए जो अंतरिक्ष में जाएंगे वो अनिल मेनन भारतीय मूल के हैं और वहां की वायुसेना में लेफ्टिनेंट कर्नल हैं। अगर हम बात करें तीसरे प्रश्न की कि सप्ताह में 4.5 दिन काम का फैसला लेने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, मित्रों यह है संयुक्त अरब अमीरात। जी हाँ, UAE। आप इस प्रकार समझें कि जैसे भारत में सप्ताह में से जो 6 डेज हैं वो वर्किंग होते हैं, मंडे टू सैटरडे, और संडे ऑफ होता है। लेकिन अगर हम देखें अपने यहीं कुछ शहरी क्षेत्रों में या जैसे दिल्ली में जो वर्किंग डे हैं वो 5 होते हैं, सोमवार, मंगल, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। सैटरडे और संडे ऑफ होता है, तो 2 दिन की छुट्टी हो गई, वर्किंग डे 5 हो गए। संयुक्त अरब अमीरात ऐसा पहला देश है जिसने 2.5 दिन की छुट्टी कर दी है कि आपको जो फ्राइडे है, फ्राइडे में जैसे जुमा की नमाज अदा होती है तो उसके लिए नमाज पढ़ने के लिए उनका जो समय रहेगा वो केवल 12 बजे तक रहेगा। 12 बजे के बाद वो ऑफिस छोड़ सकते हैं। तो इनको 2.5 दिन की छुट्टी हो गई। 2.5 दिन की छुट्टी होने के बाद अब जो वर्किंग प्रोसेस हो गया, जो वर्किंग डे रहे वो 4.5 दिन रहे। तो ये ऐसा दुनिया का साप्ताहिक निर्णय जो 4.5 दिन वर्किंग डे होंगे लेने वाला पहला देश बना है संयुक्त अरब अमीरात। चौथा बिंदु यदि हम गौर करें, बालेश्वर की चांदीपुर सिटी एकीकृत परीक्षण रेंज से जमीन से हवा में प्रहार करने वाली वर्टिकल मिसाइल जिसका सफल परीक्षण किया गया, इसको आप नाम ध्यान से देखें, वर्टिकल शॉर्ट रेंज। जो यहाँ 7 ट्रेन है, ये 7 ट्रेन को कट कर दीजिएगा, ये नहीं आएगा। सरफेस टू एयर मिसाइल, अर्थात सरफेस टू एयर जो जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, ये 50 किलोमीटर की रेंज की मिसाइल है। इसका सफल परीक्षण किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। बिंदु 5 की यदि हम बात करें तो चीन की राजधानी बीजिंग में 4 फरवरी 2022 यानी आगामी वर्ष से प्रारंभ होने वाले शीतकालीन ओलंपिक 2022 का कूटनीतिक बहिष्कार का ऐलान किया है। जवाब है अमेरिका। यानी कि आने वाले जो शीतकालीन ओलंपिक हैं, जो विंटर ओलंपिक्स 2022 में चीन की राजधानी बीजिंग में होने हैं, वहां अमेरिका के जाने से मना हो गया है। अमेरिका वहां नहीं जाएगा। अमेरिका उन खेलों का बायकॉट करेगा। कारण यही है कि उनका बहिष्कार करने का जो चीन ने पूरी दुनिया को मानवाधिकार का उल्लंघन करते हुए कोरोना वायरस जैसी घातक बीमारी सौंपी है जिससे पूरा विश्व अब तक परेशान है, इसीलिए अमेरिका ने मना कर दिया कि हम चीन के शीतकालीन ओलंपिक में हिस्सा
नहीं लेंगे। साथियों, ये भी आप ध्यान रखें कि चीन के साथ साथ कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड मेनी कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड आर थिंकिंग अबाउट इट। इसके विषय में सोच रहे हैं कि हमें भी अब शायद चीन के इस खेल में भाग नहीं लेना चाहिए, उसको सबक मिलना चाहिए कि जो उसने दुनिया के साथ किया। वहीं चीन इसको कह रहा है कि इस परिणाम को जो है अमेरिका को भुगतना होगा। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं बिंदु 6। अब यहाँ बिंदु 6 जो है वो टेस्ट मैच की जो प्रसिद्ध एक एसेज सीरीज होती है, ये प्रश्न पेपर में आ गया है, इसलिए यह डाला गया है कि एसेज सीरीज किन दो देशों के बीच खेली जाती है। तो जो एसेज सीरीज है उसके जो टेस्ट मैच की प्रतियोगिता है उसमें केवल 2 ही देश भाग लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। ये शुरू हो चुकी है। 7वां महत्वपूर्ण बिंदु रहेगा कि वर्ष 2018-19 के बाद सरकार की तरफ से जो 2000 के नोट आप देखते हैं मार्केट में, इनको छापने का कोई ऑर्डर नहीं दिया गया है और इसीलिए इन नोटों की संख्या बाजार में रह गई है 3.7%। जो 2000 के कुल नोट बाजार में हैं या जो 2000 के जो कुल नोट आरंभ में छापे गए थे, उन सभी नोटों में से जो प्रचलन में है वो 3.7% है। बाकी नोट कहाँ चले गए हैं? वो सभी बैंकों में जमा हैं, वापस चले गए हैं, बैंकों में जमा हो गए हैं, लेकिन अभी वापस वो लोगों तक नहीं पहुंच रहे हैं। और शायद मैं ये समझता हूँ, व्यक्तिगत मेरा विचार है कि आगामी समय में किसी दिन ऐसी घोषणा अवश्य भारत सरकार करेगी कि 2000 का जो नोट है उसका प्रचलन बंद कर दिया गया है। क्योंकि जब 2018-19 से सरकार ने इस पर कोई गौर ही नहीं किया है, ना ही सरकार ने रिजर्व बैंक या प्रेस को आदेश दिया है कि 2000 के नोट छापे जाएं। आइए आगे देखते हैं। साथियों, 8वां बिंदु बड़ा महत्वपूर्ण है। आज के दिन ही अर्थात 8 दिसंबर 1967 में भारतीय नौसेना में पहली बार कलवरी पनडुब्बी को शामिल किया गया था। जो कलवरी पनडुब्बी है ये भारत की स्वदेश निर्मित पनडुब्बी है और भारत ऐसी ही 6 पनडुब्बियां अपनी नौसेना में शामिल करेगा, जिनमें से 4 शामिल हो चुकी हैं, जिनके विषय में आपको पुरानी वीडियोस में बता दिया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिंदु 9 एवं इस वीडियो का अंतिम प्रश्न कि आज के दिन ही 1985 में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसे हम सार्क के नाम से जानते हैं, की स्थापना की गई। इसमें वर्तमान में जो सम्मिलित देश हैं, यदि हम उनकी बात करें तो भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, मालदीव, श्रीलंका और बांग्लादेश है। ये जिसे हम दक्षेश के नाम से भी जानते हैं, इसका जो मुख्यालय है वो नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। इसके उद्देश्य जो रहे हैं स्थापना के, वो नीचे आप यहाँ नोट कर सकते हैं। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक क्षेत्र को बढ़ाना, मिलजुल करके आगे बढ़ना, यही नीति है दक्षिण एशियाई इन देशों की, जिनका मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में है। समय समय पर इनकी मीटिंग्स होती हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसमें भाग लेते हैं। ये रहा आज का महत्वपूर्ण वीडियो। और 8 दिसंबर की ही यदि हम बात करें तो ये भी आप ध्यान रखिएगा साथियों, आज हम लगातार चर्चाओं में गीता गोपीनाथ, जो कि IMF की पहली महिला जो अर्थशास्त्री हैं, जो दूसरे नंबर का पद होता है, वर्ल्ड में सबसे बड़ा है IMF के अंदर, वो उनका जन्मदिन भी आज ही है। यानी कि उनका जन्म 8 दिसंबर को ही हुआ था 1971 में। तो ये मैं बता दिया है, लेकिन मैंने इसको यहाँ शामिल नहीं किया है, 10वां नंबर नहीं दिया है। तो गीता गोपीनाथ भी अभी चर्चाओं में है, तो इसीलिए मैंने जिक्र कर दिया आपसे। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो लाइक कर दीजिएगा। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा के साथ। जय हिंद, जय भारत।